कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। आज के अपने इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे सवाल जो आप लोग मुझसे पूछा करते हैं। क्योंकि देखिए, जब से मैंने आपको नोट्स दिया है, ठीक, उसके बाद में से आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो असाइनमेंट को लेकर, जो लोग असाइनमेंट की वजह से थोड़ा टेंशन में है कि सर मैं कैसे करूं, क्या नोट्स से ये क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, या सर मेरे लिए क्या यूजफुल होगा, किस प्रकार से मैं बनाऊं। बहुत प्रकार का प्रश्न आपके मन में उठता है। तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि पहले कुछ बात आप समझिए। आपका जो नोट्स है उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट डील है, पहली बात, ठीक। दूसरा बात क्या है कि जो आपके असाइनमेंट होते हैं वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है और आपका नोट्स भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। पर असाइनमेंट का हर एक सवाल वो उस शब्द के हल्का सा पास से होकर गुजरता है। जैसे कि मान के चलिए समाज है, ठीक। समाज शब्द आपको पढ़ना है सिलेबस में, या समाजीकरण पढ़ना है, या फिर विविधता पढ़ना है, या स्वयं की समझ पढ़ना है, या कुछ भी पढ़ना है। तो आपका जो क्वेश्चन होगा सो इसके आसपास से गुजरते हुए, पर आपको इसमें जो इसका जवाब देना है वो आपको अपने एक्सपीरियंस के ऊपर में, आपके पूर्व ज्ञान, जो आपका पहले से ज्ञान है उसके अनुसार आपको देना है। क्योंकि आपका ये संपूर्ण डीलेट का सिलेबस ही आपके समाज के ही चारों तरफ है और आप इस समाज में रहते हैं। आपका बचपन, आपका जन्म, आपका हर कुछ इस समाज के बीच में हुआ है। अगर आपको अपना बचपन याद नहीं है तो आपके सामने कोई बच्चा बड़ा होगा तो उसका आपको याद होगा। मतलब कि हर तरह की बातें आपको यहीं पर है। तो ये एक तरह का नया पहल है जिसमें आप में से जो लोग भी नोट्स लिए हैं या जो नहीं लिए हैं उनको लगता है कि असाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग सिंपल बोलते क्या है कि सर आप मुझे लिख कर भेज दीजिए। तो लिख कर देना तो संभव नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको उतना हद तक पहुंचा दूं, उतना आपको समझा दूं, ताकि आप अपने मन से ही लिख लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप असाइनमेंट बनाते हैं तो आपका एग्ज़ाम का ऑटोमेटिक प्रिपरेशन हो रहा है। क्योंकि आपके असाइनमेंट के सवाल एग्ज़ाम में आए या नहीं आए, पर आप इतने परिपक्व हो जाइएगा कि आराम से आप एग्ज़ाम का कोई भी सवाल को डील कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं आज के सवाल, जो कि आपका S4 और S5 के टॉपिक से होना चाहिए। ये आप में से एक कोई हैं जिन्होंने कमेंट किया था, ठीक। इनका पहला क्वेश्चन था कि स्वयं की समझ की अवधारणा क्या है, इसके महत्व एवं आवश्यकता को स्पष्ट करें, जीवन के लक्ष्य निर्धारण में यह आवश्यक है कैसे। अब देखिए, ना मेरे पास में कोई बुक है और नहीं मैं कहीं से कुछ आपको देख कर बता रहा हूँ। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जब आप अपने मन से लिखना शुरू कर दीजिएगा ना, तो सारा कुछ, गर्मी बहुत बढ़ गई है, सारा कुछ ऑटोमेटिक होने लगेगा, ठीक। तो स्वयं की समझ की अवधारणा क्या है, यानी कि आप अपने आप को कितना समझते हैं, आपको अपने बारे में कितना कुछ पता है, ठीक। अब एक बात बताइए कि अगर मुझे पता होगा कि मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा जो मन लगता है सो पढ़ाई में लगता है, तब ना मैं पढ़ाई के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दूंगा। मेरा मन खेल में लगता है तो मैं खेल पे ध्यान दूंगा। मेरे आसपास के लोग मेरे साथ कैसे हैं, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा चरित्र कैसा है, ये सब क्या होता है कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट से मुझे पता चलेगा। तो जितना अच्छा आप अपने आप को समझ सकते हैं, और खुद को आपके अलावा आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये सारी कुछ आप ऑटोमेटिक खुद ही समझ सकते हैं। इस चीज़ को कोई और नहीं समझ सकता है। तो वही बात है स्वयं की समझ की अवधारणा, यानी कि आप खुद को कितना जानते हैं, और आपके अलावा आपको और अच्छा से कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है वो आपके अलावा और कोई जान सकता है? नहीं जान सकता है। तो इसके महत्व एवं आवश्यकता को स्पष्ट करें। तो स्वयं की समझ की महत्व क्या होगा, अगर मुझे पता होगा तो सबसे पहला क्या हो सकता है? आत्मविश्वास। अगर आपको पता है कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ तो आपके अंदर में आत्मविश्वास आएगा, ठीक। आपका संबंध जो है, अगर आप मिलनसार व्यक्ति हैं तो आपका संबंध अच्छा बनेगा, ठीक। ज्ञान हो जाएगा। मतलब कि जितना अच्छे आप अपने आप को समझ रहे हैं उतना अच्छा आप काम कर सकते हैं। तो जीवन के लक्ष्य निर्धारण में आवश्यक है कैसे। तो अगर मुझे पढ़ाई में मन लग रहा है तब ना मैं नौकरी का तैयारी करूँगा। खेल में मन लग रहा है तो मैं स्पोर्ट्समैन बनूँगा। नाच डांस करने में मन लग रहा है तो मैं डांसर बनूंगा। गाना गाने में मन लग रहा है तो मैं सिंगर बनूंगा। तो आपका जिस प्रकार का अपने प्रति आपका अपना खुद का समझ है,
आप उसी प्रकार के अपने जीवन में बनते हैं। आपका जैसा विचार है, आपके आगे आने का फ्यूचर जो है वही चीज़ आपका डिसाइड करता है। तो यही है अपना क्या, स्वयं की समझ। अब इसको आप बोलिए सर आप मुझे लिख कर दीजिए, तो आप क्या हैं आपको अपने बारे में लिखना है। इसको आप पॉइंट में लिख सकते हैं। व्यक्तित्व हो गया, चरित्र हो गया, आत्मविश्वास हो गया, संबंध हो गया, संबंध को आप मिलनसार व्यक्ति भी लिख सकते हैं। जीवन के लक्ष्य निर्धारण में यह आवश्यक है, कैसे, तो लिखिए जीवन के लक्ष्य निर्धारण में आवश्यक है इस प्रकार। क्या होगा, अब हम अपने आप को समझ रहे हैं तो हमारे अंदर में आत्मविश्वास आएगा। अपने खुद की प्रेरणा के कारण हम लोग अपना लक्ष्य निर्धारण कर सकते हैं कि मुझे किस फील्ड की ओर जाना है। ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पे बनते हैं। क्लियर है। विद्यालय एवं समाज में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे पर क्या प्रभाव, दोनों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव है, स्पष्ट करें। अब देखिए विद्यालय एवं समाज में क्या संबंध है। विद्यालय और समाज जो है ना, एक तरह से दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है। ठीक, बिना किसी का कोई काम संभव नहीं है। अब विद्यालय मतलब क्या हो गया, विद्यालय में आपका पूरा भवन बना हुआ है, सारा संसाधन अवेलेबल है, पर विद्यालय के अंदर जब तक उसका समाज नहीं जाएगा, यानी कि बच्चे भी क्या है, समाज की ही इकाई हैं। तो जब तक बच्चे नहीं जाएंगे तब तक विद्यालय बनेगा नहीं बनेगा। आपने घर बना दिया पर घर में आपके सदस्य नहीं है, कोई लोग ही नहीं है, तो आपका घर बस घर है, वो घर कभी परिवार बनेगा नहीं बन पाएगा। क्योंकि आप ईंट पत्थर से आप मकान खड़ा कर सकते हैं, भवन का निर्माण कर सकते हैं, पर एक विद्यालय तभी बनता है जब वहाँ पे समाज का उसमें हस्तक्षेप हो, समाज के साथ में संबंध हो, तभी विद्यालय जाकर एक विद्यालय बनता है। अब दोनों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव है, स्पष्ट करें। अब देखिए विद्यालय में जो बच्चे आ रहे हैं वो समाज से अपने साथ जो सबसे पहले चीज़ लेकर आते हैं, सो क्या लेकर आते हैं, तो अपना भाषा लेकर आते हैं। ठीक, अपने मातृभाषा के साथ वो विद्यालय में आते हैं। वो विद्यालय में उपस्थित शिक्षकगण से जो चीज़ सीखते हैं उसको वो विद्यालय से बाहर ले जाते हैं समाज के बीच में। अब क्या होता है कि वो बच्चे अपने समाज में जो दूसरे बच्चों के साथ में खेलते हैं, तो उनके बोलने का तरीका, सोचने का तरीका धीरे धीरे समय के अनुसार बदलते चला जाता है। जिससे क्या होता है कि विद्यालय के अंदर जो वो ज्ञान सीख रहे हैं उस ज्ञान का उपयोग वो समाज में करते हैं, ताकि वो समाज आने वाले समय में एक आदर्श समाज बन जाता है। उसी प्रकार से अगर आदर्श समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विद्यालय में, जैसे कि मान लीजिए किसी के अभिभावक, उनको विद्यालय भवन का देखभाल करना है, मिड डे मील कहीं पे चल रहा है, तो उस बच्चे में से किसी के परिजन जो होंगे सो मिड डे मील का कार्य संभालेंगे। तो दोनों जब तक एक दूसरे के साथ में पारस्परिक संबंध बनाकर नहीं रखेंगे तब तक किसी का भी कार्य हो पाना संभव नहीं है। अगर विद्यालय है तो समाज में ज्ञान है, और अगर समाज है तो तभी विद्यालय का अपना अस्तित्व है। क्लियर है। इसको आप किसी भी उदाहरण देकर लिख सकते हैं। डायरी लिखना स्वयं को समझने में कैसे सहयोग करता है, वह आत्मसमीक्षा एवं शिक्षण के क्षेत्र में उपयोगी है, कैसे। अब देखिए डायरी लिखने कहने का मतलब क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं। आज मान के चलिए कि आपको जाना था कहीं घूमने के लिए, ठीक, तो आपने लिखा कि कल मुझे घूमने जाना है, ठीक, और आप किसी कारणवश घूमने नहीं जा पाए तो वो कारण लिखिएगा। उसी प्रकार से आप जो पर डे अपना कार्य कर रहे हैं, तो डायरी लिखने का मतलब क्या होता है कि जितनी भी आपकी अच्छी घटनाएं हैं, बुरी घटनाएं हैं, जीवन में आपने जो चीज़ सीखा है, सीखने में जो भूल हो गई, जो चूक हो गई, उन सारी चीज़ों को आप एक जगह लिखते हैं। यानी कि आपके गुण भी और आपके अवगुण भी। आपके बारे में कोई व्यक्ति अगर अच्छी बातें बोल रहा है तो आप उस बात को भी लिखते हैं, और कोई व्यक्ति बुरा बात बोल रहा है तो उस बात को भी लिखते हैं। अच्छी बात है तो सही है, और अगर कोई बुरी बात है तो उसको आप ध्यानपूर्वक उसको देखकर समझकर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो वही क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना डायरी लिख रहा है तो शिक्षण के क्षेत्र में उपयोगी कैसे होगा, तो उसको पता होगा कि उसकी कमियां क्या है। ठीक, अगर मेरे फ्रेंड ने आज मुझे बोल दिया अरे यार तेरी राइटिंग बढ़िया नहीं है, तो आपने लिखा कि राम ने मुझे बोला कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ आपके माइंड में रहेगा, और उसके बाद अपने आप राइटिंग पे काम करना शुरू कीजिएगा कि इसने ऐसा क्यों बोला। जो राम आपका दोस्त रोज़ आपका अच्छाई, आपका बड़ाई करता है, वो अचानक से आपका बुराई कर दिया, तो उस बात को दूर करने के लिए आप उस पर प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और उस बुराई को आप क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो शिक्षण के क्षेत्र में भी क्या होगा कि अगर आप एक शिक्षक हैं, आपको एक दूसरे शिक्षक ने बोला अरे शर्मा जी ऐसे कहा है, आप बोल रहे हैं कि बच्चों के साथ में इतना रूडली मत रहिए, थोड़ा सा प्यार से ही पेश आइए, तो ये क्या हुआ, आपका एक अवगुण हुआ। उसको आपने लिख लिया कि अच्छा वो सर ऐसे मुझे बोले हैं। अब उस चीज़ को आप धीरे धीरे क्या कीजिएगा, दूर कीजिएगा। तो ये अपना क्या हुआ, शिक्षण के क्षेत्र में उपयोगी हुआ। ठीक, इसको आप उदाहरण देकर लिख सकते हैं, कैसे का मतलब यही हो गया।
आदर्श शिक्षक के गुणों को लिखो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका को स्पष्ट करें। अब देखिए, एक आदर्श शिक्षक कहने का मतलब हो गया, एक मिनट, आप अपने मन में किसी भी शिक्षक जिससे आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, किसी का भी अपने मन में रखिए, आपको कौन शिक्षक सबसे ज़्यादा पसंद थे, ठीक, उनके अंदर में क्या क्या खासियत थी, वही क्या ये हो गया यहाँ पे उनका गुण हो गया। यानी कि शिक्षक के गुण में आपका उनका चरित्र हो गया, उनका व्यक्तित्व हो गया, अनुशासन हो गया, मिलनसार हो गया, ठीक। उसके बाद नई एवं तकनीक का ज्ञान हो गया। मतलब कि एक टीचर है तो उसको हर तरह का संबंध और हर तरह का ज्ञान होना चाहिए ताकि उससे हर प्रकार के बच्चे जुड़ें, ठीक। तो अपना चरित्र हो गया, अनुशासन हो गया, खुद का व्यक्तित्व हो गया, ज्ञान हो गया, नई विधि एवं नई तकनीकों का ज्ञान लेते रहना हो गया, संबंध उनका कैसा है, मिलनसार व्यक्ति है कि नहीं है, ये सारा क्या है, शिक्षक का गुण है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका को स्पष्ट करें। तो इतना सारा गुण अगर किसी के भी अंदर में है तो एक शिक्षक क्या, एक आदर्श शिक्षक कहलाता है, ठीक। तो इस चीज़ में आप अपने आप को किस प्रकार से एक्सप्लेन कीजिएगा, वही आपको यहाँ पे लिखना है कि आपको खुद के बारे में कि आप क्या कीजिएगा। आप बच्चों के साथ में अपना रिलेशनशिप अच्छा बना के रखिएगा, बच्चों से प्यार से बात कीजिएगा, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कीजिएगा, जो उनका समस्या होगा उसको समझकर उसका समाधान कीजिएगा। पढ़ाई को बोझ न बनाकर एक गतिविधि, एक रोचक तरीके से पढ़ाइएगा। कितना भी विषय का टॉपिक हार्ड हो उसको एकदम सरलता से कैसे प्रस्तुत करना है उसके लिए आप हमेशा तत्पर होकर कुछ न कुछ खोजते रहना है। तो ये सब क्या है, एक शिक्षक का, एक आदर्श शिक्षक का अपना क्या हो गया, गुण हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए नेक्स्ट अपना क्या है। अब देखिए आप में लोग बोलते हैं कि सर मुझे असाइनमेंट लिख कर या कहीं से कुछ पीडीएफ वगैरह दे दीजिए। तो आपके बिहार में हर एक कॉलेज के टीचर अलग अलग टाइप से असाइनमेंट देते हैं, तो हर चीज़ को लिख के दे पाना संभव नहीं होता है। इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके ऑलरेडी नोट्स में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देखकर मिला कर लिख सकते हैं। और आप कहिएगा कि सारा पॉइंट आपको मैं लिख कर भेज दूँ, ये संभव नहीं हो पाता है। इतना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर क्या है, 8789666040। क्लियर है? एक मिनट, नंबर क्या हो गया अपना, 8789666040। यहीं पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। और किसी को भी अगर नोट्स लेना हो सेकेंड ईयर का कंप्लीट S1 से लेके S9 तक का, उर्दू छोड़कर, संस्कृत छोड़कर, तो मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं। ओनली 200 रुपीज़ इसकी कीमत है। क्लियर? चलिए, अब है अपना स्वास्थ्य के प्रति विद्यालय और समुदाय को जागरूक बनाने के लिए एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाए और निष्कर्ष भी दे। अब देखिए, अभी के समय में हम सभी लोग का जो पढ़ाई अपना डिस्टर्ब है, किस कारण से डिस्टर्ब है, तो कोरोना की वजह से डिस्टर्ब है। तो आपको स्वास्थ्य के प्रति, कोरोना क्या है, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ही ना प्रभाव डाल रहा है, तो स्वास्थ्य के प्रति विद्यालय और समुदाय को जागरूक बनाने के लिए एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएं। यानी कि आपको एक ऐसा इवेंट करवाना है जिससे विद्यालय और समाज दोनों को क्या हो, जागरूक बने। तो इसके लिए आप कोई भी बीमारी को अपने नज़र में रखकर एक कार्यक्रम बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने कोरोना को ही अपने कार्यक्रम का टॉपिक बनाया, ठीक। तो इसमें क्या कीजिएगा कि एक जगह पूरे भीड़ भाड़ को दिखा दिए, एक जगह ऐसा व्यक्ति है जिसने मास्क भी पहन रखा है, हरियाली भी है उसके आसपास में, तो पूरे कोरोना जितना भी प्रकार का इसका पूरा कहानी निकल कर सामने आपको आया है ना, तो उस पूरे कहानी को एक नाटक के द्वारा आपने प्रस्तुत करवाया समुदाय के बीच में, जहाँ पे विद्यालय के भी लोग अवेलेबल हैं और समाज के भी लोग अवेलेबल हैं। तो उनको आपने एक मनोरंजन तरीके से बताया, नाटक के प्रस्तुतिकरण करके, कि अगर आप ऐसे कीजिएगा तो आपको इतना इफेक्ट होगा। तो ये क्या हुआ, एक कार्यक्रम हुआ, एक इवेंट हुआ। इसमें आपने स्कूल के बच्चों के साथ में मिलकर, शिक्षकगण का सहयोग लेकर, समुदाय के कुछ लोगों का सहयोग लेकर एक पूरा नाट्य का प्रस्तुतिकरण किया और बच्चों को, समाज के लोगों को और विद्यालय के सभी लोगों को आपने बताया कि इस प्रकार से अगर हम लोग काम करेंगे तो कोरोना को हरा देंगे। और जितना कोरोना के अंदर में अपना चीज़ आते जा रहा है उस सारे को अपने एक नाटक का प्रस्तुत बना दीजिए। ये कार्यक्रम हो गया। इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है तो आप छोटा सफाई अभियान पे कर सकते हैं। मतलब किसी भी बीमारी को अपने नज़र में रख कर उसका स्टार्टिंग कैसे होता है, मतलब कि क्या कारण से वो चीज़ होता है,
उसके क्या कारण हम करेंगे, क्या उसका रोकथाम का उपाय है, और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है। इस 3 चीज़ को अपने माइंड में रख के आप कोई भी कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। क्लियर है। कोरोना को ले लीजिए, सफाई अभियान को ले लीजिए, डेंगू ले लीजिए, मतलब किसी प्रकार की बीमारी को अपने मन में आप रख के उसके कारण को एक बार दिखा दीजिए, उसके रोकथाम के उपाय को दिखा दीजिए, और लास्टली जब हम स्वस्थ हैं तो उस चीज़ को दिखा दीजिए। यही आपका क्या हो गया, रूपरेखा हो गया। अब बोल रहा है स्थानीय रूप से उपलब्ध आहार की सूची तैयार करें तथा उनसे प्राप्त होने वाले पोषण संबंधी लाभ का विवरण शामिल करें। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले क्या करना है, स्थानीय रूप से उपलब्ध आहार की एक सूची लिख लीजिएगा। उसके बाद जब पूरा नाम लिख दीजिएगा तो नीचे में लिखिएगा, इस प्रकार से एक बॉक्स बनाइए। ठीक, अब यहाँ पे लिख दीजिए आहार। ठीक, अब यहाँ लिख दीजिए पोषक तत्व। अब मान लीजिए आलू है, सोयाबीन है, दूध है, मीट मछली है, उसके बाद नींबू है, संतरा है, मतलब जहाँ जहाँ जो चीज़ सब आ रहा है उसका पहले आप नाम लिख लिए। जितना अंडा हो गया, जितना कुछ हम लोग खाते हैं। ठीक, अब किस चीज़ में क्या चीज़ मिलता है उसका आपको नाम लिखना है। विटामिन सी आपको क्या, जैसे कोरोना के समय में नारंगी हो गया, नींबू हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिंक, की सारा लिस्ट आपको तैयार करना है। और किस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है, यानी कि इस पोषक तत्व से क्या क्या शरीर में फ़ायदा होता है, विटामिन सी से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, प्रोटीन से क्या होता है, उस चीज़ को आपको लिखना है। और मुझे लगता है आपको ऑलरेडी ये सब कुछ पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो सिंपल आपको क्या करना है कि गूगल पे बोलिए प्रोटीन के फ़ायदे और लिख दीजिए, कार्बोहाइड्रेट के लाभ लिख दीजिए, विटामिन सी के लाभ उसको लिख दीजिए। क्लियर है। अब है शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों के दौरान बच्चों का प्रेक्षण एवं मार्गदर्शन शिक्षक किस प्रकार करते हैं। अभी तक मैं जितना आपको डिस्कस कर रहा हूँ एकदम नॉर्मल, कहीं से कुछ नहीं है। जिस प्रकार से नॉर्मल हम लोग बातचीत करते हैं उसी प्रकार से मैं आपको बस बोलते चाह रहा हूँ, और एकदम नॉर्मल वे में, डे टू डे लाइफ वे में आपको मैं डील करते जा रहा हूँ। शारीरिक शिक्षा की गतिविधि के दौरान बच्चों का प्रेक्षण एवं मार्गदर्शन शिक्षक किस प्रकार करते हैं। अब मान लीजिए कहीं पे फिजिकल एजुकेशन चल रहा है। ठीक, अब एक्सरसाइज एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो आपके शरीर के लिए लाभदायक है, और अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो वही आपको कुपोषण होने का कारक भी बन जाएगा। ठीक, तो एज ए फिजिकल टीचर आपका ये दायित्व बनता है कि बच्चे किस प्रकार से व्यायाम कर रहे हैं उसको बारीकी से देखना, उनको समझाना, और हर एक नए व्यायाम की शुरुआत करने से पहले खुद करके दिखाना कि आपको ऐसे करना और ये व्यायाम करने से ये फ़ायदा होते हैं। तो इसमें आपको कुछ व्यायाम का नाम ले लीजिएगा, कुछ एक्सरसाइज का नाम लिख के आप यहाँ पर डील कर सकते हैं। अनुलोम विलोम हो गया, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी का, दौड़ना हो गया, उसको आप लोग एग्जाम्पल बनाकर यहाँ पर लिखिए। और मार्गदर्शन में क्या हो गया कि जब हम किसी बच्चे को उस चीज़ के बारे में बताते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे करना चाहिए, ये सारा काम जो करता है सो अपना क्या हो गया, मार्गदर्शन कराना हो गया। क्लियर है। बच्चों द्वारा रोजाना खेले जाने वाले खेलों का संक्षिप्त में स्पष्ट करें। तो देखिए खेल में क्या हो सकता है, आप लोग स्थानीय खेल पे कबड्डी हो जाता है, खो खो हो जाता है, चोरी नुकी जिसको हम लोग बोलते हैं सो हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि दौड़ के खेलना हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है, मतलब जो भी आपके स्थानीय खेल हैं, क्रिकेट को शामिल कर दीजिए, उसके बारे में क्या है अपना आप संक्षिप्त यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, इतना कुछ में अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपकी इसके अलावा मतलब कि मुस्कान लता जी के अलावा और भी कोई लोग हैं जिनको असाइनमेंट में कोई सवाल में दिक्कत हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और बस मैं आपको लिख कर नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ अपने फ्री टाइम में। तो कोई भी लोग ऐसे हैं तो आप सिंपल मुझे व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही ऐसे ही जिस प्रकार से इन्होंने अपना क्वेश्चन को लिख कर भेजा है उससे आप भेजिएगा, मैं उस चीज़ को यहाँ पे पूरा डील कर दूँगा। तो अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप में से जितने भी कॉलेज के लोग मेरे साथ जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कम से कम आप सभी लोगों का एक ग्रुप बना होगा कॉलेज में, तो वहाँ पे तो आप कम से कम वीडियो को शेयर कर ही सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं, बस आपका 10 सेकंड लगेगा, वीडियो को आपको शेयर कर देना है। और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ यूजफुल काम कर रहा हूँ तो फिर आप शेयर कीजिए, वरना कोई बात नहीं। और किसी को भी अगर नोट्स वगैरह कुछ भी लेना हो तो 8789666040 पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुछ भी नहीं, ओनली यहाँ पे नोट्स आपका अवेलेबल है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का 200 एंड फर्स्ट ईयर का 300। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, और शेयर करने का अगर दिल करे तो बस शेयर करें ताकि मेरा, आपका और भी जो लोग मेहनती बच्चे हैं उनका भी क्या हो, सर्वांगीण विकास हो।
धन्यवाद।